स्टूडेंट्स, 12th साइंस के सभी बच्चों का लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के आज के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 9 में मैं स्वागत करता हूं। पार्ट 9 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों पार्ट 8 की थोड़ा सा हम बात कर लें। पार्ट 8 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। आई होप कि आपको फैराडेज का सेकेंड लॉ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और फैराडेज के सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स भी आप घर में जरूर बनाए होंगे। मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था, वो सारा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। साथ ही साथ इसके अलावे और भी बुक में जाके फैराडेज के फर्स्ट लॉ और फैराडेज के सेकेंड लॉ के क्वेश्चंस को बनाए होंगे। साथ ही साथ हमने लास्ट टाइम में बैटरीज के बारे में बताया था, बैटरीज क्या होता है, बैटरीज कितने तरह के होते हैं, उसमें किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को भी अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पार्ट 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट 9 में आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे स्टूडेंट, उसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी आज हम जान पाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और सेल पर आज हम बात करेंगे, उस सेल का नाम है कंडक्टिविटी ऑफ सेल या कंडक्टिविटी सेल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट आपको पास मालूम है, हमने कहा था, आपको याद होगा कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसे मेटलिक कंडक्टर कहा जाता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब समझना आता है, इलेक्ट्रोलाइट, एज ए एसिड, एज ए बेस और एज ए सॉल्ट। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अपने कंडक्टेंस होता है। सवाल उठता है कंडक्टेंस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? तो आज हम कंडक्टेंस को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा, रेसिस्टेंस। बिल्कुल नया नहीं है, रेसिस्टेंस आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस पर हम बहुत अच्छा खासा चर्चा कर रखे हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है मालूम है? द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी सब्सटेंस के थ्रू से जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अपोजिशन पैदा करना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस किसी की ज्यादा है, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिशन ज्यादा हो रहा है। और यदि रेसिस्टेंस कम है तो हम यही समझेंगे कि उसमें अपोजिशन, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपोजिशन कम हो रहा है। तो रेसिस्टेंस एज ए अपोजिशन प्रॉपर्टी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका यूनिट भी आप जानते हैं, इट्स यूनिट इज ओम। आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आई थिंक ये टर्म से आप वाकिफ हैं, रेसिस्टेंस होता क्या है। अब ये रेसिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं मेटलिक कंडक्टर के लिए पढ़े हैं कि मेटलिक कंडक्टर का अपना, मेटल का अपना एक रेसिस्टेंस होता है और हर मेटल का रेसिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट होता है, वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन ये रेसिस्टेंस जो आज हम जो पढ़ रहे हैं वही टर्म है, बस फर्क ये है कि अब हम जो भी टर्म यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो सारा टर्म एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टर का, कंडक्टर एज ए मे बी मेटल और मे बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यदि हम मेटलिक कंडक्टर को रेफरेंस लेके यदि इसको समझे तो हम ये कहेंगे कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सभी को मालूम है। यानी कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी अपोजिशन प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? ये तो हम ऑलरेडी फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बता रखे हैं। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक थिक वायर का और एक थिन वायर में फर्क क्या है? किसके रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, थिक वायर का कि थिन वायर का? तो हमारा जवाब होगा थिन वायर का रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा और थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कंडक्टर के रेसिस्टेंस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्स टू ए है, वेयर ए एज ए एरिया। ओके, हम इसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू एल बाई ए। यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा और ये कॉन्स्टेंट टर्म हमने बताया था आपको कि यहाँ पर हम लोग एक रो से प्रेजेंट करते हैं, रो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, राइट।
अब बोलेंगे ये रो क्या है, दिस सिंबल इज अ रो, इसी रो को कहते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, रेसिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम इस रो को, रेसिस्टिविटी कह सकते हैं, या आप इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या मिला, रो इंटू एल बाई ए। ओके, वेर रो इज ए कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, नाउ अब बोलेंगे ये रो का यूनिट क्या होगा, तो इट्स यूनिट ओम मीटर। कैसे ओम मीटर बताइए, इसका ओम है, लेंथ बाय एरिया, यदि आप इसका यूनिट रो इक्वल टू करेंगे तो R बाय एल बाय ए होगा। तो आप इसके थ्रू से आप इसका यूनिट जान सकते हैं, ओम मीटर होता है, या आप इसे ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट आपको पहले से भी मालूम होगा। यदि हम बोले कि 1 ओम मीटर इक्वल टू हाउ मच, तो बोलेंगे 1 ओम मीटर इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दिए तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, और ओम 1 ओम सेंटीमीटर की बात करें तो डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर -2 ओम मीटर। सही है। अब कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी, हाउ कैन यू डिफाइन रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। Substance may be electrolytic solution or substance may be metallic conductor. Okay, so resistivity is defined as the resistance offered by the conductor having unit length and unit area of cross section. That means यदि लेंथ हमारा यूनिट हो, that means 1 मीटर हो, और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 इंटू रो, तो रो इक्वल टू क्या होगा, R होगा। तो हमने क्या कहा, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जो ऑफर्ड होगा कंडक्टर के द्वारा। कब, जब उसका लेंथ कितना हो, यूनिट हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिट हो। एक यूनिट लेंथ में और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंडक्टर का जितना रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस कहलाएगा उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी। ओके, चलिए अब आते हैं टॉपिक कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। कंडक्टेंस हमारा मेन टॉपिक यही है, कंडक्टेंस की पढ़ना था, लेकिन कंडक्टेंस तभी समझ सकते हैं जब आप रेसिस्टेंस आपको समझ में आएगा। हर मेटेरियल का जिस तरह से रेसिस्टेंस वैल्यू होता है, कम ज्यादा होता है, उसी तरह हर मेटेरियल का, हर कंडक्टर का कंडक्टेंस भी होता है। हर कंडक्टर का मतलब मेटलिक कंडक्टर का या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से हम यहाँ मतलब रखेंगे। तो कंडक्टेंस की बात करें तो व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कितना आसानी से पास होगा। कंडक्टेंस किसी मेटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो हमें ये जानकारी देती है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि उस सब्सटेंस के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी कितना इजीली पास हो सकता है। अब आप बोलो रेसिस्टेंस का क्या काम है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस अपोजिशन प्रॉपर्टी है। तो बताइए, यदि किसी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट में कम पास होगा। कहने का मतलब कंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। आप इसे इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस कर लीजिए या आप इसे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कह लीजिए, बात एक ही है। यदि आप किसी सब्सटेंस का, यदि आप किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू आप जानते हैं तो आप उसका कंडक्टेंस पता लगा सकते हैं। कंडक्टेंस भी बिल्कुल नया नहीं है, आप फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टेंस भी पढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या लिखे हैं, 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। R जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, R जितना कम होगा कंडक्टेंस उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। कंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा आसानी से पास होगा उस कंडक्टर के थ्रू से। ओके, यदि आप इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा बताइए। तो आप जानते हैं रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इस तरह से हमारा कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा पर या MHO या साइन, ये भी आप जानते हैं पहले से। तो हम इस G रिप्रेजेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू बताइए 1/ρ इंटू A/L लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे लिख दिए सर, आप जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू ρ इंटू L/A होता है। तो इस R के जगह हम वैल्यू पुट कर दिए क्या, ρ इंटू L/A, तो 1/ρ इंटू L/A को अब रीअरेंज करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/ρ इंटू A/L, 1/ρ इंटू A/L। तो ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे, इसके थ्रू भी किसी सब्सटेंस का कंडक्टेंस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो भाई किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का वैल्यू सेम नहीं होता। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला डिपेंडेंट फैक्टर उसका हुआ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल मतलब हुआ कि पहला तो वो मेटल का नेचर कैसा है, किस तरह का मेटल है, और उसके अंदर की जो आयन का जो कंपोजिशन है, आयन नॉट एज ए कैटायन, एज ए पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका कंपोजिशन कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ज्यादा फ्री है कि ज्यादा मतलब स्ट्रांगली होल्ड है। तो ये नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई आप जानते हैं कि मेटलिक कंडक्टर में कंडक्शन का कारण क्या होता है, तो एक मेटलिक कंडक्टर का कारण होता है उसके इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पर एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा कंडक्टिंग। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। यदि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो ये वैल्यू घटता जाएगा जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंड वाइस वर्सा, और कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा जितना आप टेम्परेचर घटाएंगे। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटती है और टेम्परेचर के घटने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा, ये बात केवल लागू होता है, वैलिड है केवल और केवल मेटलिक कंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए ये पॉइंट मतलब वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए ये पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। हमने कहा कि एक मेटलिक कंडक्टर की यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें, हालांकि यहाँ पर मेटलिक कंडक्टर में लिखना चाहिए, लेकिन आप इस पॉइंट को जरा ध्यान देंगे, ये पॉइंट सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं ये एक मेटलिक कंडक्टर के लिए है, नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक हम आपको बताएंगे अलग से। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब बताइए, जब रेसिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी ना। लेकिन ये बात किसके लिए है, एक मेटलिक कंडक्टर के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसी सब्सटेंस का किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। नाउ अब हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। दो तरह के कंडक्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जिसके मेटलिक कंडक्टेंस लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक छिप गया है, कंडक्टेंस लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को ही बोलते हैं लोग मेटलिक कंडक्टेंस, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक को ही बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक और मेटलिक कंडक्टेंस, और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। कहने का मतलब, जब कंडक्टेंस की बात की जाए मेटल्स के लिए तो उस कंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और मेटलिक कंडक्टेंस कहेंगे, और वही कंडक्टेंस जब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। समझ में आया मेरी बात, अभी जो बताया आपको? इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी कंडक्टेंस का कारण कौन है, इसके करंट कैरियर क्या होते हैं कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर में अच्छी तरह मालूम है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो उसको हम लोग बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, कंडक्टेंस भी कहते हैं। उसका कंडक्टेंस का कारण कौन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है, हमने बताया भी था, तो वापस से रिपीट कर दें, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड टेम्परेचर। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्शन डिक्रीजेज। बिल्कुल सही। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होगा बताइए, टेम्परेचर के चेंज करने पर, तो टेम्परेचर के बढ़ने पे कंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे किसी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और रेसिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। ओके, नाउ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी तक हम जो बात की वो मेटलिक के लिए था, लेकिन अब जो हम बोलने जा रहे हैं, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन, मतलब एक ऐसा कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, किसके द्वारा, आयन के द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का कारण है उसमें मौजूद आयन का होना जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस कॉल ऐसे कंडक्शन को, ऐसे कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब जरा देखिए, यहां देखिए,
ये एक मोल्टन NaCl है। आप जानते हैं कि मोल्टन NaCl इज ए गुड कंडक्टर। जब हम उसके बैटरी की तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मोल्टन NaCl क्या होगा, आयनाइज होगा Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस जाएगा कैथोड में और Cl माइनस जाएगा एनोड में, जो आप जानते हैं। तो बताइए इसका मूवमेंट किसका हो रहा है, आयंस का। तो आयंस का मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोड में। तो यहाँ कंडक्टेंस का कारण कौन है, फ्री आयंस का, सोडियम और क्लोरीन आयन का, सोडियम और क्लोराइड आयन का प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस इन अ सॉल्यूशन। समझ में आया? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस का कारण कौन है, कंडक्टेंस का कारण है मूवमेंट ऑफ फ्री आयन। मूवमेंट ऑफ फ्री आयन में कैटायन और एनायन, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। ओके, तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का कारण उसका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमारा करंट कैरियर में या कंडक्टेंस का कारण कौन होता है, बोलिए फ्री आयन एज ए सोडियम और क्लोराइड आयन। ओके, नाउ अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होते हैं वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जिसका फैक्टर डिपेंड की बात करें तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट का भी तो अपना नेचर होता है ना, आपको मालूम होगा, हमने कभी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो कंप्लीट डिसोसिएट करे, जो कंप्लीट आयनाइज हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली आयनाइज हो। आपको याद होगा जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है और सॉल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी जितना इसका इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेंथ, यानी इसका स्ट्रॉन्ग मतलब जितना ज्यादा वो आयनाइजेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, कि ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड द सॉल्वेशन, मतलब यहाँ से जो आयन प्रोड्यूस हुआ है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इसकी ड्रिफ्टिंग उसके मास पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। तो उसका साइज जैसा होगा वैसा ही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, उसकी मूवमेंट होगी। साथ ही सॉल्वेशन का, सॉल्वेशन मतलब ये वाटर के साथ इसका इंट्रैक्शन कैसा है, ये एक्वस में ये कैसा इंटरेक्ट करता है, उस पर भी डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्ड पॉइंट की बात करें, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है एज ए सोडियम क्लोराइड, ये किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, वाटर में है कि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, इस पर भी डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, साथ इसकी विस्कोसिटी पर। हर लिक्विड की अपना विस्कोसिटी होता है, कोई ज्यादा विस्कस होता है, कोई कम विस्कस होता है। विस्कस ज्यादा मतलब गाढ़ा ज्यादा, जब गाढ़ा होगा तो मूवमेंट ऑफ आयन कम होगा, इजिली नहीं होगा, उसको ज्यादा फोर्स करेगा। तो इसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा होगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, साथ ही आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर, जितना ज्यादा आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था टेम्परेचर के बढ़ने पर बोलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है घटती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए टेम्परेचर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, जितना आयन का कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ेगा, उसका कंडक्टेंस वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ओके, नाउ तो नोट करने के बाद यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करे, क्या अलाउ करे, पास करने दे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। बोलिए डिकम्पोजिशन Na प्लस और Cl माइनस में, कैटायन और एनायन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस के बाद हमारा अगला एक टॉपिक है कंडक्टिविटी। जिस तरह हर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस वैल्यू होता है, उस तरह कंडक्टिविटी भी होता है। हम यह बताने जा रहे हैं कंडक्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब कंडक्शन ज्यादा, विद्युत की चालकता, हिंदी में कहते हैं तो विद्युत की चालकता। तो किसी की कंडक्टिविटी आपको पता लगाना है तो आपको एक चीज पता लगाना पड़ेगा, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है। रेसिस्टिविटी जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, the reciprocal of resistivity is called conductivity।
ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कप्पा, ये सिंबल आपको के जैसा दिख रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन ये सिंबल के नहीं है, हम इसको थोड़ा सिंबलाइज नहीं कर, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक लाइनिंग होता है छोटा सा, ये साइन अपना बुक में कंफर्म कर लीजिएगा। दिस सिंबल एज रिप्रेजेंट कप्पा, एज ए ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं सिंबल को? कप्पा। और कप्पा रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी। जिस तरह कंडक्टेंस को जी से, रेसिस्टेंस को आर से, रेसिस्टिविटी को रो से, उसी तरह कंडक्टिविटी को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कंडक्टिविटी को आप चाहो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, इसे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है कंडक्टिविटी के नाम से। ओके, तो हमने कहा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या बोले थे? रेसिस्टिविटी, यानी 1/रो। हमने कहा क्या कहा? द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेसिस्टिविटी आपको मालूम हो तो आप पता लगा सकते हो कि कंडक्टिविटी कितना होगा। रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज्यादा कब होगा? जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास नहीं होगा, तो बताइए उसकी विद्युत की चालकता कम होगी कि ज्यादा होगी? विद्युत की चालकता कम ना होगी। इसलिए रेसिस्टिविटी जानकर हम पता लगा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या? रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, R इंटू L/A। तो यहाँ 1/रो की जगह में क्या लिख दिया? R इंटू L/A, और यहाँ 1/R को हम लिख दिए कंडक्टेंस, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इस 1/R की जगह क्या हम लिख दिए? कंडक्टेंस इंटू L/A। L क्या है? लेंथ, और A क्या है? एरिया। जो हर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, जिसको हम L कहते हैं, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम A कहते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कभी चेंज नहीं होता है, और मालूम होना चाहिए कि इस L/A के कांस्टेंट को कहते हैं। लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, एरिया कभी चेंज नहीं होगा, और इस L/A को हमने एक नाम दे दिया, L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। क्या इसको कहते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं G डैश से। किससे? G डैश। G के ऊपर एक कोमा दिख रहा है आपको, इसको G डैश कह सकते हैं। तो L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सेपरेशन इनटू इलेक्ट्रोड एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या? सेल कांस्टेंट। द सेल कांस्टेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। सेल कांस्टेंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? किस वैल्यू पर डिपेंड करता है? तो L पर और A पर। L जैसा होगा, A जैसा होगा, वैसा ना सब सेल कांस्टेंट होगा। तो हमने क्या कहा? द सेल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, दो इलेक्ट्रोड तो नहीं, कैथोड एनोड, तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस पर, और एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, साथ ही साथ उस इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर हमारा डिपेंड करता है किसकी वैल्यू? सेल कांस्टेंट की वैल्यू। समझ गए? नाउ अब बात करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए क्या होगा? आप इसका यूनिट आप जानते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले रेसिस्टिविटी का यूनिट बताए थे। रेसिस्टिविटी का यूनिट बताए थे। जस्ट मिनट, एक यहाँ पर हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपका जो होगा, जस्ट मिनट, हाँ अब ठीक हो गया। हाँ चलिए वहां तक आते हैं फिर से। हाँ, हम यूनिट की बात कर रहे थे, तो क्या होगा? पर ओम पर मीटर। क्योंकि आप जानते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी ओम मीटर से ऊपर चला जाएगा तो क्या पर ओम पर मीटर होगा। और पर ओम का हमें पता है साइमन होता है, पर ओम को साइमन भी बोलते हैं, इसलिए आप इसको साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये था कंडक्टिविटी की यूनिट। यहाँ पर एक बात हम और करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। यदि आपसे मान लो एक नंबर में आपका आ जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा? तो सेल कांस्टेंट यूनिट जब बोला जाए तो इसका रिलेशन आपको पता है L/A। L का क्या होता है? मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी हो जाएगा ये, बोलिए क्या? पर मीटर होगा ना, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर। पर मीटर या पर सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ, बोलिए, सेल कांस्टेंट, L/A का यूनिट। ओके, चलिए आप बढ़ते हैं। मान लिया जाए हमारा सेपरेशन डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर हो, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ भी यूनिट और एरिया भी यूनिट। तो ऐसे केस में कंडक्टिविटी बिकम्स द कंडक्टिव। अब जरा इस रिलेशन को देखिए,
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस कैसे हुआ? 1/RC। अब बताइए, जब लेंथ आपका यूनिट हो, एरिया भी आपका यूनिट हो 1 मीटर और ये 1 मीटर स्क्वायर, तो 1/1 तो बताइए कंडक्टेंस की वैल्यू क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो कंडक्टिविटी कब कंडक्टेंस के इक्वल होता है बताइए? कंडक्टिविटी कब कंडक्टेंस के बराबर होता है? तो बोलेंगे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बाद तब होता है जब उसका लेंथ और एरिया दोनों के दोनों क्या हो? यूनिट फॉर्म में, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो? यूनिट हो, तब कहेंगे कंडक्टिविटी बिकम्स द कंडक्टेंस, यानी कंडक्टिविटी हो जाता है क्या है? कंडक्टेंस के बराबर। अब हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने केवल यही कहा था कि इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना, या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। लेकिन अब हम चाहे तो कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे? It is defined as the conductance of a conductor having unit length and unit area of cross section। समझा? यानी एक कंडक्टर का वो कंडक्टेंस वैल्यू जब उसके पास यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो वही कंडक्टेंस कहलाता है उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, नाउ कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो भाई यूनिट तो निकालना तो आसान है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। बताइए क्या होगा? तो इसका यूनिट, सॉरी यहाँ एक मिनट दोबारा रिपीट कर दिए क्योंकि हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, पर ओम पर मीटर या MHO पर मीटर या साइमन पर मीटर। रिपीट हो गया, डोंट वरी। तो कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर और साइमन पर मीटर होता है, जो आपको मालूम है। ओके, नाउ यदि बोलेंगे 1 साइमन पर सेंटीमीटर को, तो हाउ मच पर मीटर? तो बोलेंगे 100 साइमन पर मीटर। सही है ना? यदि बोलेंगे 1 साइमन पर मीटर को कितना पर सेंटीमीटर? तो बोलेंगे 10 to the power -2 साइमन पर सेंटीमीटर। ये तो आप समझ रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिपेंड्स। अब हम बात करते हैं जिस तरह हम कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उस पर हम चर्चा की। अब बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी वैल्यू होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए, नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, यानी कि उस सॉल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एड है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। ओके, दूसरा साइज ऑफ द आयन, सेम वही सारा फैक्टर्स होगा जो कंडक्टेंस का फैक्टर है। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में तो एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है उसका आयन का साइज कैसा है और उसका सॉल्यूशन कैसा है, उसका उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। तीसरा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, साथ ही साथ सॉल्वेंट के नेचर पर और उसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा विस्कस होगा तो आयन फ्री रिमूव कम करेगा, रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। सही है ना? चलिए, और फोर्थ फैक्टर की बात करें तो वही आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। पांचवें की बात करें तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, सिक्स फैक्टर की बात करें प्रेशर, तो वहां पर प्रेशर पर भी हमारा कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयन का माइग्रेशन उसी तरह से होगा, मूवमेंट उसी तरह से होगा, तो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, बोलिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, यानी एक आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला होना चाहिए फॉर्मूला जो अच्छी तरह मालूम है, कप्पा, दिस इज द कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/R इंटू L/A, या आप इसे कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट L/A लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने सोल्यूशन बताए थे। तो कंडक्टिविटी जानने के लिए आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस, क्योंकि एल और एरिया तो आप जान सकते हैं, लेंथ, दो सेपरेशन डिस्टेंस को मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, साथ ही एरिया, उसकी इलेक्ट्रोड की थिकनेस को भी आप फाइंड कर सकते हैं, एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना होगा, पता लगाना होगा उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस। यदि हम रेसिस्टेंस जान लेते हैं तो आसानी से हम कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्या लिखे हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट।
यानी कि हम रेसिस्टेंस पता लगा सकते हैं या कंडक्टेंस पता लगा सकते हैं। कंडक्टेंस तभी पता चलेगा जब आप रेसिस्टेंस पता लगेगा। रेसिस्टेंस पता लगाकर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को पता लगा सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फर्स्ट डिटरमाइन द रेसिस्टेंस बाय यूजिंग, अब बताइए कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग एक अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं? तो उस डिवाइस का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बिल्कुल नया नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये देखिए यही है, दिख रहा आपको मीटर ब्रिज। बताइए यहाँ क्या है? कंडक्टिविटी सेल, वो कंडक्टिविटी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है और उस इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता लगाना है क्या? रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू R2 मेंशन किए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बैलेंस पॉइंट को मेजर करता है एज ए मूविंग कॉइल गैलोमीटर, एज ए डिटेक्टर। और ये हमारा R1, ये हमारा R3, ये हमारा R4 मान लिया गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने है, इसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट है, AC सोर्स कनेक्ट, नॉट डीसी रहेगा तो वो पूरी तरह डिसोसिएट कर जाएगा, तो आयन का डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है AC सोर्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू रेसिस्टेंस R3, R4, R3, R4, दो नॉन रेसिस्टेंस है। ए वेरिएबल रेसिस्टेंस R1, हम इस रखने के एरो है ना, इस एरो का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल, हम इसको एडजस्ट करते हैं, कम ज्यादा रोस्टेट के थ्रू से करते हैं। इट इज एंड द कंडक्टिविटी सेल, इस सेल को क्या बोलते हैं? वो कंडक्टिविटी सेल, जिसमें अभी कंडक्टिविटी सेल क्या हम थोड़ी देर बताते हैं आपको, बस इतना जान लीजिए कि इस कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोड्स है। तो चलिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसी इलेक्ट्रोलाइट का पता लगाना है क्या? रेसिस्टेंस। एक खास बात, इट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। अब इस दोनों टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करेंगे? AC की DC से। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वर्क करता है DC से नहीं, AC से। तो हम इसको किससे कनेक्ट कर दिए हैं? बोलिए AC से। ओके, AC सोर्स, एन ऑसिलेटर O, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट किए। ऑसिलेटर मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट हो, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो। एंड ए सुटेबल डिटेक्टर, साथ ही एक सुटेबल डिटेक्टर लगा हुआ है, एक पॉइंटर है ना, जिसको हम P से रिप्रेजेंट किए, जिसको हम एक गैलोमीटर कह सकते हैं। और डायरेक्ट करंट DC कैन नॉट बी यूज। और इसका यहाँ पर जो हम कनेक्शन दिए हैं, जो सोर्स दिए हैं, वो AC का सोर्स है, नॉट DC, है ना। बिकॉज इट कॉजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या कर जाएगा? डिकम्पोज कर जाएगा। तो सॉल्यूशन का डिकम्पोज ना हो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा कनेक्शन रखे हैं? AC सोर्स का कनेक्शन रखें। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू से हमारा सबसे पहला पर्पस है रेसिस्टेंस पता लगाना, और जब रेसिस्टेंस पता लग जाएगा तो हम आसानी से इसका कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो द ब्रिज इज बैलेंस। अभी ब्रिज क्या है? बैलेंस है, क्योंकि इस डिटेक्टर के थ्रू से पता चला गया। डिटेक्टर का काम है जब इसमें करंट फ्लो ना हो। याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब इस डिटेक्टर के थ्रू से हमारा कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि इसका पॉइंटर 0 पे हो। तो द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द डिटेक्टर, मतलब ये 0 पे, इसका मतलब इधर से करंट कोई करंट पास नहीं हो रहा। तो दिस इज द बैलेंस स्टेज। अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं R1/R2, पढ़े ना व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो के क्या होता है? इक्वल होता है। मालूम है, बताए हैं। तो R1/R2 = R3/R4। हमारा नॉन वैल्यू कौन कौन है? R3 पता है, R4 पता है, और R1 को हमने ही एडजस्ट किया है, हमें पता लगाना क्या है? R2। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore the unknown resistance की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? दिस इज द R2 एज अ नोन रेसिस्टेंस। R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 × R4/R3। तो इस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके, कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम बोलिए उस इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस पता लगा सकते हैं। और जब रेसिस्टेंस पता लग जाएगा तो आसानी से इसकी कंडक्टिविटी को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, समझ गया? अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे इस कंडक्टिविटी सेल के बारे में। कंडक्टिविटी सेल एक्चुअली होता कैसा है, जानकारी के लिए जान लीजिए। बाय नोइंग द रेजिस्टेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। चलिए जब हम रेजिस्टेंस पता लगा लेते हैं तो हम कंडक्टेंस के साथ साथ कंडक्टिविटी भी जान सकते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है? एक कंडक्टिविटी सेल है। ये ग्लास का एक ट्यूब दिख रहा है आपको, है ना? इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किया गया, एक इलेक्ट्रोड इधर है और एक इलेक्ट्रोड इधर है। दिस इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एज ए प्लैटिनम वायर, एज ए प्लेट, मेटल प्लेट जो एक प्लैटिनम का बना होता है, जो एनोड इलेक्ट्रोड का काम करता है। ओके, और ये हमारा सोर्स, ये हमारा कंडक्ट, पूरा सिस्टम कहलाएगा कंडक्टिविटी सेल। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड,
ये लेंथ हमने कहा था ना, ये दोनों का सेपरेशन, दो इलेक्ट्रोड के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं L, और ये हमारा इलेक्ट्रोड का एरिया. ओके, so it consists of two electrodes coated with platinum plate. The electrodes are separated by a distance कितना L and their area of resistance कितना A. यही हमारा कंडक्टिविटी है. इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी सेल. अभी हम लोग जो मीटर ब्रिज में जो ये कनेक्शन दिए हैं, यही हमारा कंडक्टिव सेल. और ये तो आप जान रहे हैं इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. द सेल कांस्टेंट L by A is usually determined by using the resistance सेल कंटेंट सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन. कहने का मतलब मेरा ये है, जरा समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, यानी इस कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट होगा L by A इज यूजुअली डिटरमाइंड. हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन. जैसे मान लो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसका हमें पहले से पता है कि इसकी कंडक्टिविटी कितना है. कंडक्टिविटी जानते हैं, राइट, कंडक्टिव पहले से गिवन मान लो दिया हुआ है, और आपको रेसिस्टेंस भी पहले से दिया हुआ है. तो R पता है, कंडक्टिविटी पता है, तो सेल कांस्टेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस. तो यदि हमें पहले से कंडक्टिविटी पता हो, रेसिस्टेंस पता हो, तो हम आसानी से उसका हम सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं. रेसिस्टेंस पता हो तो आप अभी थोड़ा देर पहले एक रिलेशन और हम आपको बताए थे कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 by R इंटू L by A. 1 by R इंटू L by A. उसी 1 by R को हमने नाम दिया था कंडक्टेंस. ओके, तो रेसिस्टेंस R पता हो तो R तो पता लग ही जाएगा किससे, वेकिस्टोन ब्रिज से. कंडक्टेंस पता हो तो हम सेल कांस्टेंट पता लगा सकते हैं. समझ में आया? तो चलिए, कंडक्टिविटी सेल क्लियर हो गया. चलिए, तो आज इस क्लास को हम लोग यही तय रखते हैं. अगले क्लास में लोग नेक्स्ट आगे का टॉपिक को लेके आएंगे. तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में. और हाँ, थैंक यू. घर पर रहें, सेफ रहें और अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर बनाए रखें.